बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने टेक्निक शुरू की थी टिश्यू कल्चर की, और प्रीवियस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 9 है, उसमें हमने टिश्यू कल्चर के ऑब्जेक्टिव्स और टिश्यू कल्चर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुतालिक पढ़ा था। लेकिन टिश्यू कल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसको हम कहते हैं प्रोसीजर ऑफ टिश्यू कल्चर, आज वो हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रोसेस है टिश्यू कल्चरिंग की, कि हम ऑर्गेनिज्म के बॉडी से सेल लेकर या टिश्यू लेकर उसको लेबॉर्ट्री में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, ये प्रोसीजर आज हम पढ़ेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। टिश्यू कल्चर के प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है स्टेरलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट। और एक्सप्लांट के बारे में हमने कहा था कि जो हमारे बुक में जो टॉपिक है टिश्यू कल्चर का, उसमें एक्सप्लांट हमने किया लिया हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक्सप्लांट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे बुक के अंदर माइक्रो प्रोपोगेशन का जो टॉपिक है उसमें एक्सप्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ द प्लांट हमने लिया हुआ था। तो स्टेरलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट का क्या मतलब है? क्लीनिंग एक्सप्लांट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई वॉशिंग विथ साल्ट सोल्यूशन। कि हम एक्सप्लांट को साल्ट के सोल्यूशन में थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि एक्सप्लांट के ऊपर अगर कोई जर्म्स है, माइक्रोब्स है, तो वो क्लियर हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम नहीं चाहते कि सेल के साथ मीडिया में माइक्रोब्स भी ग्रो करे। इस तरह से तो कल्चर ख़राब होगा, मीडिया ख़राब होगा और ये जो प्रोसेस है ये आगे नहीं चल सकेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक्सप्लांट स्टेरलाइज्ड हो, मतलब जरासीम से पाक हो, माइक्रोब से पाक हो। इसके लिए हम एक्सप्लांट को थोड़ी देर के लिए साल्ट सोल्यूशन में रखेंगे। और ये साल्ट सोल्यूशन याद रखें इतना हाई कंसनट्रेटेड भी ना हो कि ये माइक्रोब्स के साथ साथ सेल को भी किल करे, मेरिस्टेमेटिक सेल को भी किल करे, इतना कंसनट्रेटेड भी ना हो। स्टेरलाइजेशन के बाद दूसरा जो स्टेप है वो है इनोकुलेशन। कि आपका जो स्टेरलाइज्ड एक्सप्लांट है उसको अब आपने मीडिया की तरफ लेकर आना है। इनोकुलेशन को हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ द एक्सप्लांट ऑन टू मीडिया। अगर मीडिया लिक्विड है तो इनटू मीडिया, अगर मीडिया सेमी सॉलिड है, जिस तरह ये एगर मीडिया है, ये हमने बताया था कि इस वाले जो टिश्यू कल्चर है इसमें हम एगर मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया यूज़ करेंगे। एक्सप्लांट को हम मीडिया के अंदर किस तरह लेकर आते हैं, इसका तरीका ये होता है कि हमारे पास लेबॉर्ट्री में एक वायर होता है जिसको हम वायर लूप कहते हैं। ये एक मेटेलिक वायर होता है और इसको हम उस स्पिरिटलम के ऊपर रखेंगे और तब तक स्पिरिटलम के ऊपर रखेंगे जब तक ये वायर इस तरह से रेड ना हो जाए। और ये हम क्यों करते हैं? ताकि अगर वायर के ऊपर भी कोई माइक्रोब्स हो, जरासीम हो, जर्म्स हो, तो वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर आप अनहीटेड हो, कोल्ड वायर यूज़ करोगे तो उसके जरासीम सेल को ख़राब करेंगे। तो इसलिए ये वायर को आप पहले गर्म करेंगे स्पिरिटलम के ऊपर, और फिर इस वायर को आप लेके जाएंगे स्लाइड के ऊपर जो सेल है उसके साथ रब करेंगे और सेल इसके साथ चिमट जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। और ये वायर लूप आप लेकर आओगे मीडिया पर, इसको आप रब करोगे तो सेल इस मीडिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और सेल क्या है? एक्सप्लांट। अब मीडिया और एक्सप्लांट यानी टिश्यू और मीडिया दोनों एक जगह पर है और इसको हम कहते हैं कल्चर। तो ये आपने स्टेप पढ़े। नंबर 1 स्टेरलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट। एक्सप्लांट को हम जरासीम से पाके रखें साल्ट सोल्यूशन में थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए रखने के लिए, ताकि जरासीम से साफ़ हो जाए। ये याद रखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने कहा था कि इन सेल्स के अंदर जरासीम नहीं जा सकते, लेकिन इसके ऊपर तो जरासीम हो सकते हैं। और बाहर के जो जरासीम जो इसके साथ स्टक है, चिमटे हुए हैं, उन जरासीम को ख़त्म करने हम ये स्टेरलाइजेशन का स्टेप करते हैं। इनोकुलेशन के हम इस स्टेरलाइज्ड एक्सप्लांट को यानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम मीडिया की तरफ ट्रांसफ़र करें। उसके लिए हम एक वायर लूप यूज़ करेंगे, मेटेलिक वायर, जिसको हम पहले हीटअप करेंगे। फिर ये इस वायर के साथ ये सेल स्टिक हो जाएंगे और फिर ये वायर हम लेके जाएंगे मीडिया के साथ रब करेंगे और कुछ सेल इस मीडिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब मीडिया और एक्सप्लांट को हम टुगेदर कहते हैं कल्चर या टिश्यू कल्चर। नंबर 3 स्टेप है इस प्रोसेस के अंदर, दैट इज इंक्यूबेशन। सेल को ग्रोथ के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर चाहिए होता है। और हमारे पास इनको लेबॉर्ट्री के अंदर ये फैसिलिटी इनक्यूबेटर के शक्ल में मौजूद होती है कि हम इन्वायरमेंट से भी ज़्यादा बेहतर टेम्परेचर सेल को प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो शफल होता रहता है, वो चेंज होता रहता है, लेकिन इनक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो मैंने बताया था कि वो कांस्टेंट रहेगा। और जब हम इनक्यूबेटर के अंदर इस कल्चर को रखेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब कीपिंग कल्चर
इनक्यूबेटर। अब ये तो कल्चर और सेल पे डिपेंड करेगा कि कितने देर तक आप इस कल्चर को इनक्यूबेटर के अंदर रखोगे। ये हमारे पास इनक्यूबेटर मशीन है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती है और इस मशीन के अंदर रिक्स होती है। आप किसी भी रिक में इस प्लेट को रखेंगे, प्लेट के अंदर मीडिया है जो सेल को दो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, एक फूड न्यूट्रिशन और दूसरा सेल को प्रोवाइड होगा स्टिमुलेंट्स, ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन की शक्ल में। ये याद रखें कि ये जो पहला मीडिया हमने बनाया है और ये जो सेल है ये प्लांट के सेल्स हैं, तो ये जो पहला मीडिया, इनिशियल मीडिया हमने बनाया हुआ है, इसमें आप याद रखें कि प्लांट के दो हार्मोन, ऑक्सीन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन, इनकी कंसंट्रेशन हमने इक्वल रखी हुई है। ये दो प्लांट हार्मोन है जो प्लांट में नेचुरली मौजूद होते हैं और सेल को स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, बॉडी के पार्ट्स बनाने के लिए। और इन्हीं प्लांट से इन्हीं हार्मोन को हम लेते हैं और लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, मीडिया के अंदर डालते हैं ताकि सेल को स्टिमुलस प्रोवाइड हो और सेल माइटोसिस करें। लेकिन इनिशियल जो हम प्राइमरी कल्चर जो हम बनाएंगे, पहला जो मीडिया, उसमें ये दो हार्मोन प्लांट के ऑक्सीन और साइटोकाइनिन इक्वल कंसंट्रेशन में होंगे, याद रखें। अब यहाँ पर नॉर्मली प्लांट के लिए जो बेहतरीन टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस इनक्यूबेटर में हम ये टेम्परेचर फिक्स करेंगे और इसको 24 आवर्स तक हम छोड़ के जाएंगे, लेबोरेटरी को बंद करेंगे, ये कल्चर इसी इनक्यूबेटर के अंदर रहेगा और 24 आवर के बाद जब आप इस प्लेट को बाहर निकालोगे तो इस प्लेट में कंडीशंस तब्दील हो चुकी होगी, सेल ने ग्रो किया होगा और सेल ने एक स्ट्रक्चर बनाया होगा जिसको हम कहेंगे केलस। सेल ने केलस बनाया होगा। तकरीबन कितनी टाइम के बाद जब आप ये निकालोगे, 24 आवर्स के बाद जब आप ये प्लेट बाहर निकालोगे तो इस प्लेट में कंडीशन इस तरह से होगी कि इसमें मीडिया कम हो चुका होगा थोड़ा सा। मीडिया क्यों कम होगा कि मीडिया के जो कंटेंट्स है उसको यूज़ किया होगा सेल ने ग्रोथ के लिए और सेल ने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया होगा और ये विजिबल होगा, आप इसको देख पाएंगे। सेल ने माइटोसिस की होगी, डिवीजन की होगी और सेल ने एक स्ट्रक्चर बनाया होगा जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं केलस। केलस को हम डिफाइन करते हैं अनडिफरेंशिएटेड शेपलेस मास ऑफ सेल्स। यह सेल का ऐसा मास है जिसमें सारे सेल एक जैसे है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, कोई रूट नहीं बना, कोई स्टेम नहीं बना, अभी तक शेप कोई नहीं बनी, सिर्फ सेल ने नंबर को इंक्रीज किया है और सेल ने नंबर को इस तरह से इंक्रीज किया हुआ है कि इस मास का कोई शेप नहीं है और इस मास को हम कहते हैं केलस। केलस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है शेपलेस मास, शेपलेस स्ट्रक्चर। तो ये केलस, और याद रखिए ये केलस बना क्यों? क्योंकि हमने इस प्राइमरी कल्चर के अंदर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन के कंसंट्रेशन को इक्वल रखा हुआ था। ये दो हार्मोन जो सेल को स्टिमुलेट करते हैं माइटोसिस के लिए, इन दोनों को हमने इक्वल रखा होता है और जब आप ये दोनों इक्वल रखेंगे तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट नहीं होंगे और ये कोई पार्ट नहीं बनाएंगे बल्कि सिर्फ माइटोसिस करेंगे और सेल नंबर इंक्रीज करेंगे और इस तरह का मास बनाएंगे। ये प्लांट में भी ऐसे ही होता है, लेकिन प्लांट के अंदर जब कंडीशन चेंज होती है, हार्मोन की कंसंट्रेशन तब्दील होती है तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं और कोई बॉडी का पार्ट बना लेते हैं। किस तरह से? यही काम हम लेबोरेटरी के अंदर भी करेंगे। किस तरह से कि अब हम जब आप इस प्लेट को इनक्यूबेटर से बाहर आपने निकाला, अब आप चाहते हैं कि कॉलेज तो बना, अब ये कॉलेज जो है ये लेबोरेटरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्वायर के तौर पर भी काम करता है। ये आपने लेबोरेटरी के अंदर रखा हुआ है, आपको सेल चाहिए, आप इससे सेल लो, कोई दूसरा कल्चर बनाओ, इसको हम कहते हैं स्केलिंग अप या सब कल्चरिंग, कि ये इस कल्चर से आप और भी प्लेट्स बना सकते हो इस तरह से। ये तो मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये तो डिवीजन करेंगे अगर आप इसको इस तरह की कंडीशन प्रोवाइड करो, तो ये एक रिजर्वायर के तौर पर काम करता है। लेकिन चलो हम आगे चलते हैं और इस केलस से हम प्लांट किस तरह बना सकते हैं बाई चेंजिंग द मीडिया। नेक्स्ट स्टेप है नंबर 4, चेंज मीडिया।
अब ये जो केलस है इसको आप एक दूसरे मीडिया में ट्रांसफ़र करोगे। इस प्लेट से आप उठाओगे, इस पेट्री डिश से आप किसी दूसरे पेट्री डिश में ट्रांसफ़र करोगे और वो पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन अब उस पेट्री डिश में हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम तब्दील करते हैं। किस तरह? अपने मीडिया बनाया नया एगर मीडिया, लेकिन अब इस मीडिया के अंदर कंडीशन ये है कि इस मीडिया में ऑक्सीन की साइटोकाइनिन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है ऑक्सीन के मुकाबले में, यानी साइटोकाइनिन हाई है कंसंट्रेशन में और ऑक्सीन लो कंसंट्रेशन में है। ये आपने मीडिया बनाया और ये इस केलस को अब आप उस मीडिया में ट्रांसफ़र करोगे और जाहिर सी बात है कि अब इस केलस को आप दोबारा इंक्यूबेट करोगे कुछ 2 दिन के लिए, 48 आवर्स के लिए आप इसको दोबारा इंक्यूबेट करोगे। इसको आप लेके आओगे इंक्यूबेटर में, इंक्यूबेशन करोगे और तकरीबन 48 आवर्स के बाद जब आप इसको इंक्यूबेटर से निकालोगे तो प्लेट के अंदर कंडीशन इस तरह से चेंज हो चुकी होगी कि केलस ने शूट बनाया होगा या स्टेम, और उसके ऊपर कुछ लीफ भी आ चुके होंगे। इस प्लेट के अंदर आप देखेंगे कि एक प्लांट बन रहा है, और प्लांट क्यों बन रहा है कि सेल की डिफरेंशिएशन हो रही है। सेल की डिफरेंशिएशन क्यों हो रही है कि जब हार्मोन की कंसंट्रेशन नेचुरली प्लांट में ये हो कि साइटोकाइनिन ज़्यादा हो और ऑक्सीन कम हो तो प्लांट स्टेम बनाता है। नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर सीड के अंदर ये हालत है, और वही हालत वही माहौल हम इस प्लेट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस वजह से इस केलस में डिफरेंशिएशन हुई और बना क्या? शूट, यंग स्टेम, और उस पर लीफ भी आने शुरू हुए। जब आप ये कंडीशन देखेंगे तो ये अब एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है। और नंबर 5 स्टेप है, अगेन आप चेंज मीडिया करेंगे, चेंज मीडिया, और अब इस न्यू मीडिया के अंदर आप ऊपर की जो हालत है, ऊपर की कंडीशन है, उसको आप रिवर्स करोगे। और रिवर्स का मतलब क्या है? किस तरह से रिवर्स करोगे कि आप मीडिया बनाओगे दोबारा, और मीडिया में कुछ और चेंजेस, ग्लूकोज कंसंट्रेशन भी हम याद रखें वो भी चेंज करते हैं, लेकिन मेन जो चेंज है वो ये है कि अब इस मीडिया के अंदर साइटोकाइनिन जो है वो कम है और इस दफ़ा ऑक्सीन जो है वो ज़्यादा होगा। इसकी कंसंट्रेशन होगी लो, इसकी होगी हायर कंसंट्रेशन। ये लोअर में, ये हायर में, यहाँ पर ये हायर में, ये लोअर कंसंट्रेशन में। हम कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं। ऑक्सीन, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको अब आप ट्रांसफ़र हो गए इस मीडिया के अंदर। इसमें शूट बना, लीफ बने, अब आप इसको दोबारा इंक्यूबेट करोगे। इंक्यूबेटर के अंदर लेकर जाओगे और कुछ 24 आवर्स की इंक्यूबेशन के बाद जब आप ये प्लेट निकालोगे तो इस प्लेट में कंडीशन ये हो गई होगी कि शूट और लीफ तो पहले से बन चुके थे, अब रूट भी बनने शुरू हो चुके होंगे। ये हुआ शूट, रूट, और अब एक छोटा सा प्लांट बन चुका है जिसको हम कहते हैं प्लांटलेट। प्लांटलेट का मतलब है यंग प्लांट। यंग प्लांट, जिस तरह सीड से जब नया पौधा निकलता है तो उसको हम प्लांट या सीडलिंग कहते हैं, ये भी एक सीडलिंग है, ये भी एक यंग प्लांट है। और अब इस प्लेट के अंदर इतनी जगह नहीं है कि अब इस प्लांट को मजीद सपोर्ट कर सके। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है और वो है पॉटिंग। पॉटिंग का मतलब है गमले में लगाना, बॉटल। आप एक बॉटल लोगे, उसमें अब आप नेचुरल मीडिया प्रोवाइड करोगे, पाट,
नेचुरल मीडिया का मतलब है कि अब आप इसमें साइल, प्लांट के लिए नेचुरल मीडिया क्या है? साइल। अब आप इस प्लांटलेट को लगाओगे बॉटल में और इसको लेकर जाओगे बाहर इन्वायरमेंट में, और बाहर इन्वायरमेंट में आप रखोगे पहले दिन 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि ये प्लांट जो है ये लेबॉर्ट्री के अंदर पैदा हुआ है और इसके जो लीफ है वो सॉफ्ट है, इस पर क्यूटिकल अभी तक नहीं बना। तो अगर आप इसको मुसलसल धूप के अंदर रखोगे तो ये डैमेज हो जाएगा। इसके लिए आपने तरीका ये करना है कि इस प्लांट को पहले 10-15 मिनट के लिए आप धूप में रखोगे, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, अपने लिए खुराक बनाएगा, लेकिन लाइट उसको ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी और स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइट की वजह से इसके ऊपर क्यूटिकल आना शुरू हो जाएंगे लीफ के अंदर। अब जब इस लीफ को टच करोगे तो वो हार्डर डे बाई डे होंगे। कल फिर आप इसको 30-40 मिनट के लिए रखोगे, नेक्स्ट डे आप इसको घंटों के लिए भी छोड़ दे तो इसके लीफ जो है वो सख्त हो चुके होंगे, और लीफ सख्त होने का मतलब यह है कि लीफ के ऊपर क्या चीज़ बनी? क्यूटिकल। और अब ये प्लांट इस बॉटल के अंदर भी ग्रो कर रहा है, और इस बॉटल में भी अगर ये कोई ट्री है, दरख्त है, तो इस बॉटल के अंदर भी जाहिर सी बात है इतनी जगह नहीं है कि एक पूरे दरख्त को सपोर्ट कर सके। तो अब आप इसको बॉटल से निकाल कर नेचुरल साइल में आप इसको लगाओगे और ये एक ट्री या एक पूरा प्लांट बन जाएगा। अब ये प्लांट हमने बनाया क्यों? ये जो इतना एक्सपेरिमेंट हमने किया, ये इतना प्रोसीजर किया, इसका मकसद क्या है? आप ये समझने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक मकसद तो ये है कि देखिए आपने प्लांट से एक सेल लिया, मेरिस्टेमेटिक सेल, वो यहाँ पर ज़्यादा हुए। अब आप इस स्केल से काउंटलेस पौधे इस इनक्यूबेटर के अंदर पैदा कर सकते हो। इस इनक्यूबेटर के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि आप इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ प्लांट 3-4 दिन में इस लेवल तक पहुँचा सको। नेचर, इसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं कि छोटी सी एरिया में, स्मॉल स्पेस में और शॉर्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा पौधे पैदा कर सको, इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। और ये वक्त की ज़रूरत भी है। नेचुरल इन्वायरमेंट का मसला यह है कि जब आप उसमें सीड सो करते हो तो फॉर एग्जांपल आपने एक कनाल एरिया के अंदर 1 लाख सीड आपने सो किए, तो उसमें से निकले तकरीबन आधे निकलेंगे और आधे उधर ही डॉर्मेंट रह जाएंगे। फिर जो आधे निकले उसमें से आधे ख़त्म हो जाएंगे बीमारियों की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, और आधे थोड़े से बढ़ जाएंगे, आधे फिर जानवर या कोई और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ ही प्लांट जो है वो सक्सेसफुली ग्रो कर देंगे। और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। टिश्यू कल्चर का मकसद ये है कि प्लांट सारे के सारे ग्रो करें, शॉर्ट टाइम में ग्रो करें, जल्दी ग्रो करें, और हम इसको फिर बाहर लेकर जाएंगे इन्वायरमेंट में ग्रीनरी के लिए। इसका दूसरा और अहम मकसद ये भी है, अब देखें कि हम एक सेल लेते हैं प्लांट से, उस सेल में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, कोई फॉरेन जीन इंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल चावल का जो जीन है, राइस का, उसको हम वीट में इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर उस एक सेल से प्लांट ग्रो करते हैं, और इस प्लांट को हम क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी वो प्लांट जिसमें कोई दूसरे प्लांट का या किसी एनिमल का जीन है। और वो ट्रांसजेनिक प्लांट जब इस तरह से बढ़ जाएगा तो वो सीड देगा, उस सीड को हम ग्रो करेंगे, उससे फसल बनेगी, और फिर उस फसल मज़ीद सीड्स देगा, और वो सीड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फार्मर को। और फार्मर जब अब ये नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ये कौन सा प्लांट है? ट्रांसजेनिक, जो इस प्रोसीजर के थ्रू पैदा हुआ है। ये पॉइंट दोबारा समझे कि ये प्रोसेस हम इसलिए भी करते हैं, इसका एक मकसद ये भी है कि आपने एक सेल लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वीट का सेल लिया, गंदम का। अब आप चाहते हैं कि वीट के अंदर कोई राइस की प्रॉपर्टी भी आ जाए, तो आप राइस का सेल लेते हो, उसका डीएनए लेते हो, उस डीएनए से जीन लेते हो, और उस जीन को इस वीट के सेल में आप इंटर करते हो। वीट के सेल को आप इस प्रोसीजर के थ्रू यहाँ तक पहुँचाते हो, एक प्लांट बनाते हो वीट का, और उस प्लांट को आप ग्रो करते हो साइल के अंदर। वो आपको सीड देगा, उस सीड को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो फार्मर को, फार्मर वो सीड सो करेंगे, काश्त करेंगे, और आपको एक नई फसल तैयार होगी। और इस दफ़ा जो वीट आप इस्तेमाल करोगे डेली फूड के अंदर, वो होगी ट्रांसजेनिक वीट, ऐसी वीट जिसमें राइस की प्रॉपर्टी भी होगी। तो ये जो प्रोसेस है, इसका एक मकसद ये भी है ट्रांसजेनिक प्लांट्स को पैदा करना, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को पैदा करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निक के साथ कल दोबारा इंशाल्लाह, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।